इंग्लिश एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को डिटेल से जानना। क्योंकि जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आया है कि सर ठीक है आपका समझाना समझ में आ रहा है, परंतु हमें ये नहीं पता सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं। तो बच्चों को इसी में सबसे ज़्यादा डाउट होता है। तो फिर उन बच्चों को समझने में काफ़ी दिक्कत हुआ जब मैंने टेंस का वीडियो बनाया था, ठीक है। तो टेंस के मेरे वीडियो में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ क्या क्या लगेगा। तो बच्चों को यही नहीं पता था कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होते क्या हैं। तो उनके लिए डिटेल से वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। तो जो बच्चे शुरू से जानना चाहते हैं कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सिंगुलर क्या होते हैं, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जानते हैं डिटेल से। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हो जाती है सब्जेक्ट से। जो हम स्ट्रक्चर लिखवाते हैं रूल्स, वहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, फिर वर्ब होते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होते हैं। तो बच्चों सब्जेक्ट क्या होता है, तो देखिए सब्जेक्ट को हम दो तरह से समझ सकते हैं। सब्जेक्ट को आप कर्ता या विषय कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता या विषय। अभी मैं कर्ता के बारे में बताता हूँ। जो व्यक्ति जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है राम गाना गाता है, तो गाना गाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हुआ राम। सब्जेक्ट क्या हुआ बच्चों? हमारा सब्जेक्ट हुआ राम, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो या तो हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे या किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। तो जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट, या जिस भी वस्तु है ना, जिस भी संज्ञा के रूप में हम बात कर रहे हैं वो है हमारा सब्जेक्ट। जैसे कि पहला एग्जाम्पल था राम गाना गाता है, उसी तरह से अगर मैं ये कह दूं कि ताजमहल अच्छा है या आकर्षक है, ठीक है, तो मैंने किसको अच्छा है कहा? ताजमहल को कहा। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या हुआ? ताजमहल हुआ, ठीक है। तो हम बात करते हैं तो यह तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में या किसी भी जगह स्थानीय वस्तु के बारे में, जिसको हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता या कोई विषय जिस पर आप बात कर रहे हैं। ये तो समझ में आया सब्जेक्ट क्या होता है। अब सब्जेक्ट देखिए कुछ इस तरह के होते हैं। आई भी सब्जेक्ट होता है, वी भी सब्जेक्ट होता है, यू, ही, सी, इट, नेम, ये सब हमारे सब्जेक्ट होते हैं। इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं, जो मैं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। अब कई लोग मैं अपने आप को मैं नहीं हम कह देते हैं, ठीक है, हम ठाकुर हैं, हम ये हैं। तो जो हम कहते हैं, चाहे मैं अपने आप को मैं कहूँ, मैं दोनों, मैं और वी है ना, मतलब मैं मतलब आई, हम मतलब वी, तो आई और वी दोनों आते हैं फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत। जब हम सेकंड पर्सन बोलते हैं तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। अब हम दोनों जिसके भी बारे में बात करें वो सब थर्ड पर्सन, ठीक है। जैसे मैं कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि राहुल अच्छा लड़का नहीं है, तो राहुल क्या है? एक नाम है। तो नाम कहाँ आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। मैंने कहा वो लड़का अच्छा खेलता है, वह लड़के के लिए हम ही बोलते हैं, वह के लिए ही। या वह लड़की अच्छा गाना गाती है तो वह लड़की के लिए हम सी कहते हैं, ठीक है। या ये मेरा पेन है, इट इज़ माई पेन। तो जब हमने किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में बात किया, मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, आप सुनने वाले सेकंड पर्सन, पर हमने जिसके बारे में भी बात किया वो सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। तो इनको याद रखना है। ही, सी, इट, नेम को हम थर्ड पर्सन कहते हैं, यू को हम सेकंड पर्सन कहते हैं, ठीक है। और आई और वी को हम क्या कहते हैं? आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अब आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब आप या तुम, ही और सी का मतलब वह होता है, वह लड़के के लिए है तो ही, लड़की के लिए है तो सी, और दे का मतलब वे होते हैं। नाम तो कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट को सिर्फ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन नहीं कहते। सब्जेक्ट को इस तरह से भी प्रोनाउंस किया जाता है, जब आप वॉइस पढ़ते हैं तब आपको वहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल पूछा जाता है। तो देखो बच्चों, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। जहाँ पर एक व्यक्ति हो, एक सब्जेक्ट हो, वो सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि वह लड़की, तो मैं किसी एक ही लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ। वह लड़का, मैंने किसी एक ही लड़के के बारे में बात की। कोई राहुल का नाम लिया या सिर्फ श्याम का नाम लिया तो कोई एक ही व्यक्ति है। यहाँ पर अगर आपने आपको मैं बोलता हूँ तो मैं तो सिर्फ एक जने हूँ ना। अगर हम बहुत जने होते तो हम बोलते, मैं नहीं कहता। तो हम आता है बहुवचन में, मतलब प्लूरल में। यू में देखिए सिर्फ तुम नहीं है,
जब मैं यू कहता हूँ तो उसमें आप बहुत सारे बच्चे हैं जो आप देख रहे हैं, तो मैंने सिर्फ आप कहा, लेकिन आप में आप एक जने हो क्या? मेरे वीडियो को हो सकता है 30 व्यक्ति देखे, 100 व्यक्ति देखे, 1000 व्यक्ति देखे, लेकिन मैं सबको आपको आप ही कहूँगा, तो आप में बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, इसलिए यू प्लूरल में आता है। वे जब मैं कहता हूँ तो वे में भी बहुत सारे लोग आते हैं। अगर नेम्स बोल दूँ तो जैसे मैंने कहा राम श्याम, राम और श्याम दोनों अच्छे नहीं है, तो मैंने एक व्यक्ति नहीं 2 व्यक्ति का नाम लिया। तो यहाँ पर बहुवचन और एक वचन आपको स्पष्ट होना चाहिए, सिंगुलर में एक, प्लूरल में 2 या 2 से अधिक, है ना, ये होता है। तो किसको क्या बोला जाता है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये था सब्जेक्ट का ज्ञान, ठीक है। अभी सब्जेक्ट का डिटेल में बस इतना ही, क्योंकि इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जानते हैं हेल्पिंग वर्ब। वर्ब में 2 टाइप हैं, आपका एक तो मेन वर्ब होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब को ही टेंस, जब आप वॉइस पढ़ते हैं तो इसको एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जब आप मेन वर्ब को पढ़ते हैं तो मेन वर्ब को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो रेगुलर वर्ब, एक तो इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो कहलाते हैं जिसके सभी फॉर्म अलग अलग होते हैं, जैसे कि जाना को गो, सेकेंड फॉर्म उसका वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन होता है, फोर्थ फॉर्म में एनजी लगा देते हैं, फर्स्ट वाले में या एनजी लगा दो तो गोइंग। ये 5 फॉर्म है जिसके फर्स्ट वाले में ईएस लगा देते हैं। तो गो, वेन, गॉन, गोइंग, गोज, ये है आपका रेगुलर वर्ब। उसी तरह से ईट, एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सारे वर्ड्स अलग अलग हैं। तो जहाँ पर किसी भी वर्ब के सारे वर्ड्स अलग अलग हों इसको आप रेगुलर कहेंगे। इर्रेगुलर में वो आते हैं जिसके सभी फॉर्म सेम होते हैं, जैसे कट, 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 कट का मतलब काटना, लेकिन तीनों तो एक ही है। यहाँ पर आप इसको देख के ये नहीं बता सकते कि कौन सा प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट का है, कौन सा फ्यूचर का है, क्योंकि तीनों में एक ही आपको वर्ड दिखेगा, एक ही वर्ब दिखेगा, ठीक है। उसी तरह से ये रीड है, लेकिन यहाँ पर अंतर बस ये हो जाता है, रीड को प्रेजेंट में रीड कहते हैं पर पास्ट में रेड कह देते हैं, लेकिन है तो वही, स्पेलिंग तो वही है ना। तो यहाँ पर देखने में दिक्कत होता है लेकिन उच्चारण में हम समझ सकते हैं। तो ये हुआ आपका मेन वर्ब। खाना, उठना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, महसूस करना, देखना, हर वो क्रिया जो मुख्य रूप से की जाती है और देखी जा सकती है या महसूस की जा सकती है वो आपका मेन वर्ब कहलाता है। इसी तरह से जब सेंटेंस बनाते हैं तो हमें चाहिए रहता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं? सामान्यतः जो टेंस में उपयोग किए जाते हैं, डू, डज, डीड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। इसी के साथ फ्यूचर में विल हैव, विल बी, शैल, वुड, कुड, ये सब मॉडल्स के हैं। तो ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इन्हीं को कहते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट को शो करते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब पास्ट को शो करते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर को शो करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब को आप हिंदी में वर्तमान के सहायक क्रियाएं कहते हैं। इसको मुख्य क्रिया कहेंगे और इसको सहायक क्रिया कहेंगे। तो सहायक क्रिया प्रेजेंट के, वर्तमान के कहलाते हैं डू, डज, ये जो आपको पहले दिखा, इज, एम, आर, हैव, हैज, हैव बीन और हैज बीन, केवल इतने ही हैं जो आपके प्रेजेंट को शो करते हैं। प्रेजेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं पास्ट की बात करूं, अभी मैं जो भी बता रहा हूं वो टेंस के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में डिड, वॉज, वर, हैड और हैड बीन, ये जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट को शो करते हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब अभी मैं आपको ग्रामर का क्वेश्चन दिखाऊंगा तो जहां पर फिल इन द ब्लैंक रहेंगे, कि आपको बस इतना पहचानना रहेगा एक सेंटेंस को देख करके कि ये सेंटेंस पास्ट का है, प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है। तो जहां पर आपको पास्ट पूछा जाए वहां पर आपको उस सेंटेंस में या तो वॉज दिखेगा, या तो वर दिखेगा, या तो हैड दिखेगा, तो हैड बीन दिखेगा। तो जहां भी आपको सेंटेंस में ये 5 दिखे, आप समझ जाओ कि वो सेंटेंस पास्ट का है। सिंपल आप बता सकते हो पास्ट, ठीक है। डिड दिखा तो सिंपल पास्ट, वॉज वर दिखा तो कंटिन्यूअस का पास्ट, और हैड बीन दिखा तो हैड का मतलब तो परफेक्ट का, और हैड बीन दिखा तो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस का। अभी डिटेल में जानेंगे, और ये सब मैंने टेंस में आपको बताया है। टेंस का वीडियो नीचे दिया है, आप देख सकते हैं, डिटेल से समझ सकते हैं। फ्यूचर का पहचान हो जाता है विल बी या विल या सेल्स है, ठीक है। तो उनसे हमारा पहचान हो जाता है फ्यूचर का, ठीक है। तो वर्ब के बारे में इतना तो पता होना चाहिए कि कितने सारे हेल्पिंग वर्ब टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें से कौन प्रेजेंट का है, कौन पास्ट का है, कौन सा फ्यूचर का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने
आपको एक सिंपल सा कोई भी वाक्य या टेंस हम जो सेंटेंस बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर बताया कि किसी भी स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होते हैं। अब सब्जेक्ट को आप करता है विषय कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया, मेन वर्ब को मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट आपका कोई भी वस्तु या अन्य कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको सब्जेक्ट समझा दिया, हेल्पिंग वर्ब समझा दिया, वर्ब भी समझा दिया। अब ऑब्जेक्ट की बारी। ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप उसको जान गए तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये अदर वर्ड है और ये ऑब्जेक्ट है, मतलब गलती नहीं करेंगे, सही बताएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है और अदर वर्ड क्या है। तो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि आई ईट राइस, सी ड्रिंक्स टी, आई रीड हिंदी बुक्स। तो देखिए बच्चों, सिंपल सा प्रश्न है, जब कर्ता द्वारा किए गए काम का प्रभाव इस पर पड़ा, किस पर? ये अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, इसको मैं सिर्फ ओ बोलता हूं, इस पर पड़ा, तो फिर या तो इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे या तो अदर वर्ड कहेंगे। लेकिन किस तरह का प्रभाव? देखो, प्रभाव पड़ना चाहिए। क्या पड़ना चाहिए? प्रभाव। अगर प्रभाव नहीं पड़ा तो वो अदर वर्ड कहलाता है, और अगर प्रभाव पड़ा तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे अगर आप चावल खाते हैं तो चावल जस का तस रहता है या चावल खत्म हो जाता है। अगर आप चाय पीते हैं तो कप में चाय रहता है या चाय खाली हो जाता है। ऑब्वियसली चाय पियेंगे तो कप चाय तो रहेगा नहीं, कप बस रहेगा, अंदर से कप खाली। थाली में अगर आप चावल खा रहे हैं तो थाली बस रहेगा, चावल तो आपका पेट में चला गया। तो जब आपने ऐसा कोई भी सेंटेंस पढ़ा या काम किया जिसमें सामने वाले पर प्रभाव पड़ रहा है, अगर इस पर प्रभाव पड़ता है तो फिर ये ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। उसी तरह से इसको देखो, अगर आपने किताब पढ़ा तो किताब कम ज़्यादा होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन आप चाय पीते हैं तो चाय खत्म, चावल खाते हैं तो चावल खत्म, मतलब कम ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर कम ज़्यादा हो सकता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन जहाँ पर कुछ भी कम ज़्यादा नहीं हुआ, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये अदर वर्ड कहलाता है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि हमारा जो राइस है ये ऑब्जेक्ट है, टी है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन बुक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए बुक्स क्या है? अदर वर्ड है। तो बस यहाँ पर प्रभाव की बात होती है कि कर्ता द्वारा किए गए काम का प्रभाव अगर सामने वाले पे पड़ा तो वो ऑब्जेक्ट है, नहीं पड़ा तो फिर अदर वर्ड है। समझ आया? तो बच्चों ये मुख्य चीज़ होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्योंकि इन्हीं से आगे जाकर के सिर्फ आपको स्ट्रक्चर दिया जाता है और सेंटेंस बनाने को दिया जाता है। ठीक है, तो डिटेल से मैंने आपको टेंस में समझाया था कि इंडेफिनिट के सेंटेंस कैसे बनते हैं, कंटिन्यूअस के कैसे बनते हैं। ठीक है, आने वाले हमारे सेकेंड वीडियो में हम आपको ग्रामर में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि कैसे आप किसी भी सेंटेंस को अगर वो प्रेजेंट में है तो पास्ट में बदल सकते हैं, या फिर उसको नेगेटिव या इंटरगेटिव में बदल सकते हैं। ठीक है, आपको इस तरह से मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी तैयार किया हुआ है। तो ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, टेंस को अच्छे से पढ़िए, समझिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जानिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आप भी अटेम्प्ट करें और आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाए, आपके ग्रामर में आपका 10 नंबर में 10 नंबर पाएँ, 15 में 15 पाएँ, अगर आप ये चाहते हैं, फिर चाहे आप कॉलेज के बच्चे हो, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम के, चाहे बेसिक स्कूल के बच्चे हों, आपके लिए टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वो वीडियो आपको तब मिलेगा जब आप बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप वीडियो को ज़रूर देखिए और जल्द से जल्द इस वीडियो पे कमेंट कीजिए कि टेंस का वीडियो ग्रामर का वीडियो लाइए, फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ग्रामर के क्वेश्चन जो टेंस पर आधारित हैं ये हम करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम पूरे सिंपल सेंटेंस का करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।